अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग दो आरबीआई के इम्पॉर्टेंट सर्कुलर लेके आपके सामने आए हैं। आज इसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सर्कुलर आया है ये सितंबर महीने का है, लेकिन चूँकि आने वाले समय में कई एग्ज़ाम्स होने हैं आपके। एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है। तो पूरे साल भर का जो भी इम्पोर्टेंट सर्कुलर होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस कोशिश यही कीजिए कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट सर्कुलर मैं डिस्कस करूंगा और उस पर बेस्ड आखिरी में एमसीक्यू करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में वीडियो को छोड़ने से आपका नुकसान होगा, इसलिए कोशिश कीजिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो सर्कुलर आया जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट रिलीज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑन रीपेमेंट या सेटलमेंट ऑफ पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन से मतलब मेरा पर्सनल लोन नहीं, जितना भी इंडिविजुअल लोन होता है, हाउस लोन, कार लोन, जो भी है, गोल्ड लोन, तो उसमें है क्या गाइडलाइंस पहले था, क्या गाइडलाइंस अब दिया गया है, ये सब डिटेल देखते हैं हम लोग। In terms of the guidelines on fair practices code issued to various regulated entities का मतलब banks since 2003, REs are required to release all movable immovable property documents upon receiving full payment and closure of the loan account। ठीक है, अभी तक जो था वो लोन अकाउंट बंद होने के बाद, उसका पूरा फुल रीपेमेंट होने के बाद जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट बैंक के पास है उसको वापस करना था। ठीक है, हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द आरईज फॉलो डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस इन रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब हालांकि ऐसा इंस्ट्रक्शन तो था, लेकिन बैंक इसको प्रैक्टिस में इतना तरीके से नहीं कर रहा है। मतलब जब उसको रिलीज करना होता है डॉक्यूमेंट्स को, जो भी कस्टमर के द्वारा बैंक को दिया गया है मॉर्गेज के रूप में या कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, उसको जब वापस कस्टमर को करना होता है तो उसका कोई रूल रेगुलेशन प्रॉपर बैंक फॉलो नहीं कर रहा है, और इट लीडिंग टू कस्टमर ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। और ये आगे चल के क्या होता है, कस्टमर ग्रीवेंस का रूप ले लेता है और डिस्प्यूट का रूप ले लेता है। ठीक है, टू एड्रेस दिस इशू, इसी इशू को जो है ख़त्म करने के लिए फेस्ड बाय द बोरोवर्स एंड टुवर्ड्स प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट अमॉन्ग द आरई द फॉलोइंग डायरेक्शंस आर बीइंग इशूड। तो आइए देखते हैं क्या क्या डायरेक्शन दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर होगा, इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन अब दिया गया है बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला इंस्ट्रक्शन है द आरई शैल रिलीज ऑल द ओरिजिनल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड रिमूव चार्जेज रजिस्टर्ड विथ एनी रजिस्ट्री विथ इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। जो है ना, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये एग्जाम में 100% आने वाला है। आफ्टर फुल रीपेमेंट सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट। ठीक है, 30 दिन के अंदर लोन जब बंद हो जाता है, फुल रीपेमेंट मिल जाता है, 30 दिन के अंदर जो है सारा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट उसको वापस करना है। साथ ही साथ जो भी चार्जेज उसके ऊपर लगे हुए हैं, रजिस्टर्ड मॉर्गेज हुआ है, इक्विटेबल मॉर्गेज हुआ है, किसी भी तरीके का चार्जेज जो भी है वो सब हटा करके उसको 30 दिन के अंदर देना है। एक इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द बोरोवर शैल बी गिवन द ऑप्शन ऑफ कलेक्टिंग द ओरिजिनल मूवेबल स्लैश immovable property documents either from the banking outlet slash branch where the loan account was serviced or any other office of the RE where the documents are available as per his her preference। ठीक है, जब उसका लोन बंद होगा, ठीक है, तो उससे पूछा जाएगा कि आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहीं पे लेना चाहते हैं जहाँ ब्रांच है। जनरली देखिए होता क्या प्रैक्टिस में कि मेन ब्रांच जो होता है, ठीक है, जनरली सभी ब्रांचेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए नहीं होते हैं। जहाँ मॉर्गेज होता है जिस मेन ब्रांच में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। लेकिन अगर लोन बंद कस्टमर करता है तो उसको ऑप्शन देना है कि आपको यही होम जहाँ पे आपका अकाउंट चल रहा था यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट देना है, या फिर आप जा सकते हैं वहाँ लेने के लिए, ये उसको ऑप्शन देना है। ठीक है,
ये अब उसको उसका जो जो उसका प्रेफरेंस होगा वो वहाँ से लेना चाहता है वहाँ से लेगा, वो चाहता है नहीं मुझे यहीं पे ला के दीजिए तो यहाँ पे ला के देना होगा। ठीक है, ये नए लोन में भी लागू होगा, उसको उस तरह से ऑप्शन देना है उसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टाइम लाइन एंड प्लेस ऑफ रिटर्न ऑफ ओरिजिनल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विल बी मेंशन्ड इन द लोन सैंक्शन लेटर इशूड ऑन और आफ्टर द इफेक्टिव डेट। ये नए लोन के लिए इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप नए लोन कीजिएगा उसमें आपको सैंक्शन लेटर में ही लिख के देना होगा कि कहाँ पे से आपको लोन बंद करने के बाद कहाँ से और कितने दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेगा। ठीक है, तो एड्रेस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वापस मिलेगा। चौथा पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द कंटिजेंट इवेंट ऑफ डिमाइस ऑफ द सोल बोरोवर और जॉइंट बोरोवर, द आरई शैल हैव अ well laid out procedure for return of original movable immovable property documents to the legal heirs. Such procedures shall be displayed on the website of the RE along with other similar policies and procedure for customer information। कर है कि अगर कोई आपके यहाँ प्रॉपर्टी का पेपर देता है, ठीक है, और बोरोवर का डेथ हो जाता है या को बोरोवर जॉइंटली लोन है, दोनों का डेथ हो जाता है, उस केस में आपके पास एक वेल लेड आउट प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से उसके लीगल हायर को, ठीक है, उसके लीगल हायर को किस तरीके से ओरिजिनल पेपर देंगे, वो आपके पास अपना एक वेल लेड आउट प्रोसीजर उसका होना चाहिए। उसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सच प्रोसीजर शैल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द आरई अलॉन्ग विद अदर सिमिलर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, और ऐसे जो जो इसका इंस्ट्रक्शन होगा आपको वेबसाइट पे भी डालना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी बातें समझ में आ गया आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। 30 दिन के अंदर प्रॉपर्टी वापस कर, डॉक्यूमेंट वापस करना है, एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा, कस्टमर को ऑप्शन देना है कि आप होम ब्रांच में जहाँ आपका अकाउंट चल रहा है वहीं से डॉक्यूमेंट लेंगे या जहाँ पे डॉक्यूमेंट अभी रखा हुआ है वहाँ से लेना है। तीसरा है क्या कि जो भी नया लोन सैंक्शन करेंगे उनको लिख के देंगे सैंक्शन लेटर पे कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बोरोवर या जॉइंटली लोन है तो दोनों बोरोवर का डेथ हो जाता है, उस केस में आप उसके डॉक्यूमेंट्स को उसके लीगल हायर को देने का आपके पास वेल लेड आउट प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं। आगे है कि कंपनसेशन क्या होगा अगर कस्टमर को आप डॉक्यूमेंट्स को देने में डिले करते हैं, उसका क्या कंपनसेशन होगा, या फिर खो देते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ डिले इन रिलीजिंग ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और फेलिंग टू फाइल चार्ज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम विथ रिलेवेंट रजिस्ट्री बियॉन्ड 30 days after full repayment settlement of loan, the RE shall communicate to the borrower reasons for such delay। ठीक है, in case where the delay is attributable to the RE, it shall compensate the borrower at the rate of 5,000 each day। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एक एग्जाम में होगा, याद रखिएगा। 5,000 रुपया पर दिन कस्टमर को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आप वापस नहीं करते हैं, साथ ही साथ उसके डॉक्यूमेंट पे लगे हुए जो भी चार्जेज हैं उन चार्जेज को भी आप नहीं हटाते हैं, उस केस में आपको 5,000 रुपये पर दिन देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ लॉस डैमेज टू ओरिजिनल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आइदर इन पार्ट और इन फुल, मतलब अगर आप उसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स को खो देते हैं, पूरा खोते हैं या पार्ट में, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट खो जाता है, द RE शैल असिस्ट द बोरोवर इन ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। मतलब बैंक क्या करेगा, कस्टमर को असिस्ट करेगा ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट या उसका सर्टिफाई कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स का वो लेने में बैंक उसको असिस्ट करेगा। एंड शैल बियर द एसोसिएटेड कॉस्ट, जो उसमें खर्च होगा वो सारा भी बैंक ही देगा। एडिशन टू पेइंग कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन तो उसको देना ही देना है पर डे का 5,000 रुपया, प्लस जो उसका खर्च होगा डॉक्यूमेंट को निकालने में वो भी बैंक को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, हाउएवर अगर ऐसा होता है उस केस में एडिशनल टाइम ऑफ 30 days विल बी अवेलेबल टू द RE टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर एंड द डिलेड पीरियड पेनल्टी विल बी कैलकुलेटेड देयर आफ्टर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट खो जाता है और बैंक कस्टमर को असिस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को निकालने में,
उस केस में बैंक को जो है वो 5,000 रुपया पर डे वाला जो पेनल्टी लगेगा वो 30 दिन के बाद नहीं लगेगा, 60 दिन के बाद लगेगा। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शन, ये सर्कुलर आरबीआई का, इसका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाल करके आपके लिए लाया था और यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आप देखिए, ये जो वीडियो है ये प्रथम बैंकर के द्वारा बनाया गया है और हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन चारों एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं इन सब के लिए मटेरियल, क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है वो मैंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आरबीआई सर्कुलर जनवरी 23 से लेकर दिसंबर 23 तक का नोट्स है, प्लस 100 MCQ है। जितने भी एक्ट हैं, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, एनआई एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, सबके नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके MCQ भी रेडी हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, CGTMSE, DNRLM, DLM के नोट्स और MCQ अवेलेबल हैं। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बजट 23, मतलब बजट जो देश में है उसके स्कीम्स प्लस सारे गवर्नमेंट स्कीम्स सबके नोट्स और MCQ अवेलेबल है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स अवेयरनेस जो है उसके नोट्स और MCQ अवेलेबल है। ऑल जनरल बैंकिंग टॉपिक्स जो बच जाते हैं इन सब के अलावा उसके नोट्स MCQ अवेलेबल हैं। 500 हाई क्वालिटी टोटल MCQ हैं। इसके अलावा 10 टेस्ट, 50 क्वेश्चन का 10 टेस्ट, मतलब कि 500 क्वेश्चन का टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इन सब के लिए 499 का कॉस्ट है, ये हमारे UPI ID में पे कर सकते हैं। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन व्हाट्सएप 7970903637। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। अब देखते हैं हम दूसरा सर्कुलर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस सेशन में बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो देखेंगे पहला जो सर्कुलर मैंने अभी डिस्कस किया है और दूसरा जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन दोनों सर्कुलर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम पहले है क्या, ये जानना आपको ज़रूरी है। बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो MSME हमारे देश में है, डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय देम इन द इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, continue to face constraints in obtaining adequate finance, particularly in terms of their ability to convert their trade receivables into liquid funds। क्या मतलब समझे आप, कि जो छोटे लेवल पे बिजनेसमैन हैं, हालांकि वो देश को आगे लेके जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी एडिक्वेट फाइनेंस नहीं उनको मिल रहा है। उस केस में क्या है कि खास करके तब जब उनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, जो बिल होता है, जो बिल आने वाला है 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, इसी को दूर करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि कंपनीज के जो बिल्स होते हैं वो दूसरे लोग बाय करते हैं। ठीक है, बिल्स को बाय करते हैं और उनको इमीडिएट लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, इसी को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या चेंज हुआ है ये आपको जानना जरूरी है। द स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MSME फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड अदर बायर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स विल बी नोटेड। यही बात है जो मैंने आपको बताया अभी कि क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, अभी अमेंडमेंट नहीं, अभी है कि ट्रेड्स के बारे में अभी तक क्या चल रहा था। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं ट्रेड्स में ये जान लीजिए। ट्रेड्स इसका फुल फॉर्म है वही ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, शॉर्टकट में इसको TR स्मॉल ई DS बोलते हैं। ठीक है, तो सेलर बायर और फाइनेंसर्स, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, एक फाइनेंसर होता है। फाइनेंसर कौन होता है, जो बाय करता है उसको उसके बिहाफ पे जो सेल कर रहा है उसको पैसे देता है, वो फाइनेंसर है। ठीक है, अब हु कैन पार्टिसिपेट एज ए सेलर, सेलर कौन कौन हो सकता है इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली MSME जिसका कि ट्रेड रिसीवेबल्स का जो बिल है, सॉरी रिसीवेबल जो है जिसका, वही सिर्फ इसमें सेलर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग है, ये अमेंडमेंट नहीं है, एग्जिस्टिंग है, आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। हु कैन पार्टिसिपेट एज ए बायर इन ट्रेड्स, जिस भी RBI सर्कुलर में अमेंडमेंट होता है उसका सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हु कैन पार्टिसिपेट एज ए बायर इन ट्रेड्स, बायर कौन कौन हो सकता है, तो कॉरपोरेट बायर हो सकते हैं। ठीक है, जो कॉरपोरेट्स बड़े बड़े हैं।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी बायर हो सकते हैं, PSU भी बायर हो सकते हैं, और ठीक है, ये मेनली यही है, और एनी अदर लिखा हुआ है, लेकिन मेनली जो है कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PSU है, ठीक है, ये लोग बायर हो सकते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट एज ए फाइनेंसर्स, कौन कौन हो सकते हैं? ऑब्वियसली पैसा जो देगा वो कौन होगा? वो बैंक होगा और NBFC होगा, ठीक है। तो बैंक और NBFC जो है ये लोग एज ए फाइनेंसर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इनमें क्या परिवर्तन हुआ? किसी को नया पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये देखते हैं आगे क्या अमेंडमेंट हुआ है। अब अमेंडमेंट देख लीजिए, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में निश्चित रूप से, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को 1 मिनट देखिए और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। अब क्या है कि इसमें जो जो लोग जो MSME अपने रिसीवेबल्स को सेल कर रहे होते हैं उनकी भी रेटिंग होती है, लो रेटिंग, हाई रेटिंग। तो हाई रेटिंग वाला MSME को तो सब लोग खरीदने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो लो रेटिंग वाला है ना, उसको खरीदने में बहुत लोग कतराते हैं, या बहुत सारे कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट एजेंसी नहीं खरीदती हैं। तो इसमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को शामिल किया गया है, ठीक है। वैसे लो रेटेड वाले को जो है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगा कि अगर ये रिसीवेबल्स फेल हो जाता है, पैसा नहीं आता है, तो उसका इंश्योरेंस मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसका रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि वैसे MSME जिनका भी लो रेटिंग है या नए हैं, उनके भी रिसीवेबल्स को बाय करने के लिए बायर मिल जाएंगे, क्योंकि उनको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है कि क्यों लाया गया इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस कंपनीज को, ये यही कंसेप्ट है। अब जो है वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। फाइनेंशियर प्लेस दियर बिड्स ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स कीपिंग इन व्यू द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बायर्स। देख लीजिए, वही मैंने आपको जो बात बताया, क्रेडिट रेटिंग ऑफ बायर्स को देख के वो खरीदते हैं। दे आर जनरली नॉट इंक्लाइन टू बिड फॉर पेबल्स ऑफ लो रेटेड बायर्स। जो मैंने कहा था वही बात है। टू ओवरकम दिस, इसी को ख़त्म करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी इज बीइंग परमिटेड फॉर ट्रेड्स ट्रांजैक्शंस विच वुड एड फाइनेंसेस टू हेज डिफॉल्ट रिस्क सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, ठीक है। यही मेन इसका रीजन है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि अपार्ट फ्रॉम MSME सेलर, बायर, फाइनेंसर, ये तीन ही मेन इसके पिलर हैं, सेलर्स, बायर, फाइनेंसर। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट एज फोर्थ पार्टिसिपेंट इन ट्रेड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा कि इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए मिला है, वो कैसे मिला है? सेल के रूप में मिला है, बायर के रूप में मिला है, फाइनेंसर के रूप में मिला है, या फिर तो इसका क्या आंसर होगा? फोर्थ पार्टिसिपेंट के रूप में मिला है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस सेल नॉट बी लेविड ऑन MSME सेलर। तो MSME से नहीं लेना है प्रीमियम इंश्योरेंस का, वो किससे लेना है? ऑब्वियसली बायर से लेना है। कलेक्शन ऑफ प्रीमियम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज कुड बी इनेबल्ड थ्रू नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर मैंने आज डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर 4-5 MCQ करेंगे, ताकि आपको एक बार ध्यान आ जाए कि क्या क्या मैंने आपको बताया, पढ़ाया अभी, ठीक है। तो अब जल्दी से इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं आज 4 MCQ करवा करके। अब देख लेते हैं। एज पर रिसेंट डेवलपमेंट ऑन रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट, RBI आस्क्स RE shall release all the movable, immovable property documents on repayment settlement of personal loans within कितने दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस कर देना है? तो क्या इसका आंसर है? 30 दिन। 30 दिन के बाद कितना देना पड़ेगा पर डे? 5,000 रुपये पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है, इन केस वेयर RE फेल टू रिलीज ऑल द मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिपेमेंट सेटलमेंट ऑफ पर्सनल लोन्स विद इन 30 days, RE विल हैव टू कंपेंसेट द बोरोअर एट द रेट ऑफ 5,000 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एग्जिस्टिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम हु कैन पार्टिसिपेट एज ए सेलर? सेलर कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, MSME हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है। तो सेलर सिर्फ और सिर्फ MSME होगा, इसके अलावा कोई भी सेलर नहीं होगा।
RBI has expanded the scope of trade receivables discounting system. Insurance companies are permitted to participate as सेलर की तरह, बायर की तरह, फाइनेंसर की तरह या फोर्थ पार्टिसिपेंट की तरह। अभी अभी मैंने आपको बताया आंसर क्या होगा, फोर्थ पार्टिसिपेंट। ठीक है, मुझे लगता है इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा और मैं आपको इसी तरीके के और भी सेशन लेके आऊँगा। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और इसको जहाँ तक हो सके हर एक ग्रुप्स में, जहाँ फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।